नमस्कार। 1 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि प्लास्टिक में भारत के बारे की क्या विचारधारा है। 15 अगस्त को इस साल इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक मूवमेंट शुरू करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए। ये शुरू होगा 2 अक्टूबर इस साल को। भारत की जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है वो ये है कि हर रोज़ 15,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाता है, लेकिन उसमें से 9,000 टन ही कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है। तो हर साल हम लोग कम से कम 2 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट नहीं करते हैं। प्लास्टिक वेस्ट कहाँ कितने तरह के होते हैं, उनके सोर्सेस पीईटी या पॉली इथाइलिन टेराप्थेलेट, ये एक तरह का प्लास्टिक वेस्ट है। ये होता है ड्रिंकिंग वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स में, प्लास्टिक के जार्स में, प्लास्टिक फिल्म्स में और प्लास्टिक शीट्स में ये यूज़ किया जाता है। जो बॉटल्स बन रही हैं उन सब में रिसाइक्लेबल है, ये इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इंडिया 50% पीईटी हर साल वेस्ट रिसाइकिल करती है। इसके अलावा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ये होती हैं प्लास्टिक बैग्स में, फूड कंटेनर्स में, रस्सी से बने हुए वोवन बोरों में, प्लास्टिक के खिलौनों में, दूध के पाउच में और शॉपिंग बैग्स में यूज़ होती हैं ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। इनकी रिसाइक्लेबिलिटी ये है कि ये कॉमनली रिसाइक्लेबल हैं ये भी, क्योंकि ये एक्सपोजर अगर हीट कोल्ड से इनका हो तब भी ये ब्रेक नहीं होते हैं। इसके अलावा पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी ये पाइप में, होजेस में, शीट्स में, वायर केबल इंसुलेशंस में, केबल इंसुलेशंस और वायर्स में और मल्टी लेयर ट्यूब्स में दिखते हैं। इसकी रिसाइक्लेबिलिटी है कि ये सबसे कम रिसाइकिल किया जा सकता है, तो ये पॉइजन प्लास्टिक माना जाता है। फिर है पॉली प्रोपाइलिन, ये डिस्पोजेबल कप्स में, बॉटल के कैप्स और स्ट्रॉज में मिलता है, ये भी डिफ़िकल्ट टू रिसाइकिल होता है। फिर है पॉलीस्टाइरीन, ये डिस्पोजेबल कप्स में, ग्लासेस में, प्लेट्स, स्पून्स, ट्रेज, सीडी के कवर और फोम्स में यूज़ होता है। ये भी रिसाइक्लेबल नहीं होता है क्योंकि आसानी से ब्रेक नहीं करता है। फिर में थर्मोसेट्स, ये सीडीज़, हेलमेट्स, जूते के सोल, ये सब इससे बनते हैं, ये भी आसानी से रिसाइक्लेबल नहीं होता है। फिर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स 2016 के, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लगा दी गई है। ये ईपीआर का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वेस्ट जनरेशन के बाद उसे कलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स में से। ये जो नए रूल हैं ये भी स्पेसिफाई करती हैं कि प्रोड्यूसर्स को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने वेंडर्स का, जिनको कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैरी बैग्स के लिए, प्लास्टिक शीट्स और मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग में, और कर्ब करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग उन प्रोडक्ट्स की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से। वेस्ट जनरेटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है नए रूल्स के हिसाब से ईपीआर के। जो वेस्ट जनरेटर हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार। इंडिविजुअल या बल्क वेस्ट जो है, जैसे कि जनरेटर्स में, ऑफिस में जो यूज़ होते हैं, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्री वगैरह में, उसे सेग्रीगेट करना है प्लास्टिक वेस्ट को सोर्स पे ही, और जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है उसे हैंड ओवर कर देना है और यूज़र फीस देनी है बाई लॉज के हिसाब से लोकल बॉडीज़ को। यही नियम जो है विलेजेस की तरफ भी एक्सटेंड किए गए हैं, ये म्यूनिसिपल एरिया में भी एक्सटेंड किए गए हैं गाँव की। रीयूज़ करना प्लास्टिक को, नए रूल ये भी फोकस करते हैं कि नॉन रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो हैं उनको फेज आउट करना है धीरे धीरे, और इंक्रीज़ करना है रीयूज़ प्लास्टिक वेस्ट का, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन और वेस्ट से एनर्जी बनाने के फील्ड्स में। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जो पब्लिक इवेंट्स में फेंक दिए जाते हैं, तो नए रूल बनाए गए हैं पहली बार। तो जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पब्लिक इवेंट को, जैसे शादियाँ, रिलीजियस गैदरिंग, कोई मीटिंग्स जो होती हैं, इनको मैनेज करना होगा जो वेस्ट वहाँ जनरेट होगा उसे। जो प्लास्टिक के कैरी बैग 50 माइक्रोन से पतले होते हैं उन्हें भी बैन कर दिया गया है। फिर एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं 2018 के। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक या एमएलपी जो है इनको फेज आउट करने के लिए एमएलपी पे एक्सपेंड करते हुए नॉन रिसाइक्लेबल जो होती हैं और नॉन एनर्जी कन्वर्टेबल होती हैं ये, और इनका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता है, तो एमएलपी को फेज आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश है। ये फूड पैकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है।
6 महीने की डेडलाइन फिक्स की गई है प्रोड्यूसर्स को अरेंज करने के लिए, रिकवरी करने के लिए वेस्ट सब स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ पार्टनरशिप में। इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जो गलतियां रह जाती हैं कि ये जो नोटिफिकेशंस भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के आते हैं, ये ज़्यादातर शहर जो हैं प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना। वेस्ट सेग्रीगेशन में फेलियर होती है। सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस भी जो होती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बर्डन होता है, वो भी फेल कर जाती हैं इम्प्लीमेंट करने में सेग्रीगेशन के रूल्स वेस्ट के। उसमें समस्याएं आती हैं रिसाइकलेबल प्लास्टिक को कलेक्ट करने की, जो रिसाइकिल नहीं हो सकती वैसी प्लास्टिक का कलेक्शन, और भी जो वेस्ट हैं प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ तक पहुंचाना कठिन है। ईपीआर का इम्प्लीमेंटेशन लूज़ है। अप्रैल 2019 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने नोटिस इशू किए 52 कंपनियों को कि वो अपने ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने की ऑब्लिगेशंस करें तैयारी। जो अच्छी प्लास्टिक्स भी हैं जो आसानी से रिसाइकलेबल हैं या रीयूजेबल हैं, उनको भी नुकसान होता है इन सब पुरानी ख़राब प्लास्टिक्स की वजह से। जो कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल या एडिबल प्लास्टिक्स भी होती हैं जो बगासेस से बनती हैं, जिसका कि रेजिड्यू होता है गन्ने के एक्सट्रैक्शन के बाद, या कॉर्न स्टार्च से या ग्रेन फ्लावर से, उनको ऑल्टरनेटिव्स की तरह यूज़ करना है। इस पे भी लिमिटेशंस हैं उसकी स्केल या कॉस्ट पे। रोबस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेशन भी नहीं है। क्योंकि रोबस्ट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है तो कई प्रोड्यूसर या स्पूरियस बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स भी होती हैं, वो भी पहुंच के आ रही हैं मार्केट में। प्लास्टिक्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट भी शुरू किया गया है। इसमें प्रायोरिटाइज़ किया गया है कि रिडक्शन किया जाए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जो कि होती है मल्टी लेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग्स, फूड रैप और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग। स्टेक होल्डर्स ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा आना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट हटाने के लिए अपनी सराउंडिंग्स में से, और म्यूनसिपल बॉडीज़ को इस तरह के कलेक्शन शुरू करने चाहिए ऐसे आर्टिकल्स के। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल ऑल्टरनेटिव जिन्हें टेस्ट कर लिया गया है वो इस तरह के जो हैं, जैसे कि प्लेट्स, कटलरी और कप्स के जो ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म होनी चाहिए ये सर्टिफाई करने के लिए कि जो मटेरियल मार्केट किए जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स की तरह, और जो स्पेसिफिक प्रोसेसेस जो रिक्वायर की जाती हैं बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्ट करने के लिए उनको, वो पूरी तैनात हैं कि नहीं। वेस्ट का सेग्रीगेशन भी थोड़ा और रिगनस होना चाहिए और रिसाइकलिंग भी थोड़ी स्केल करनी चाहिए। शहरों की जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनका की रोल है इस फील्ड में। इंडस्ट्री को लीड लेनी चाहिए, इंडस्ट्री को इनोवेशन करने में और नए मटेरियल्स बनाने के लिए। तो सिर्फ कलेक्शन ही और रिसाइकलिंग के अलावा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसमें भी रोल लेना चाहिए, कलेक्शन और रिसाइकलिंग में भी। इनोवेशंस की भी ज़रूरत है। नई जो स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज़ भी हैं उन्हें भी नए तरीके निकालने चाहिए रिसाइकलिंग के। फिर उसके बाद ई बैटरीज़ या ई व्हीकल बैटरीज़ का देख लेते हैं। मई 2019 में नीति आयोग ने प्रपोज किया बैन करने का सेल जो होती है इंटरनल कंबस्शन इंजन ICE, जिसमें जो 3 व्हीलर्स को पावर करता है, वो 2023 तक उसको बंद करना है किसी भी तरह, और 2 व्हीलर जो 150 सीसी से कम के हैं उन्हें मार्च 2025 तक, और इन्हीं सबको बदल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बूस्ट करने के लिए यूनियन बजट ने जो जुलाई में आया था उसने अनाउंस की टैक्स इंसेंटिव्स, जो लोग अर्ली अडॉप्टर्स होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी के। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया इस चीज़ को, और बैन जो ICE व्हीकल्स पे लगाया जा रहा था इनको ख़त्म करने के लिए कि अभी तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो अभी तो तुरंत बैन की बात नहीं आती है। फिर कॉस्ट डायनेमिक्स है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वायबिलिटी अगर आपको चेक करनी हो तो जो फ्यूल होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उसको चेक करते हैं। जो कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है पेट्रोल या डीजल का, वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है इस इंजन में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बैटरी को फ्यूल नहीं किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं बैटरी फ्यूल जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाते हैं बैटरी द्वारा, वो व्हीकल को फ्यूल करते हैं। बैटरी एक डिवाइस है जो स्टोर करती है इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिसिटी से सोर्स की गई होती है इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या समस्याएं हैं कि लो कॉस्ट जो होता है ड्राइव ट्रेन का,
जो ड्राइव ट्रेन होती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, जो सिस्टम होता है मोटर व्हीकल में जो कनेक्ट करता है ट्रांसमिशन को ड्राइव एक्सेल से, उसके कंपैरिजन में जो कॉस्ट है पूरे व्हीकल की वो 4% कम है आईसीई व्हीकल से कंपेयर करते हुए। आईसीई की कॉस्ट जो है उससे ड्राइव ट्रेन की जो लो कॉस्ट है, इसका कारण है उसमें पार्ट्स कम इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन में, उसकी इसलिए उसकी कीमत कम होती है। बैटरीज़ की कीमत ज़्यादा होती है। बैटरी पैक जो है उसको आधी कीमत लगती है, पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की आधी कीमत सिर्फ बैटरी पैक की है। किसी भी तरह कीमत अगर कम करनी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तो बैटरी की जो कॉस्ट है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो बैटरी की जो कीमतें वैसे भी गिर रही हैं। लिथियम आयन बैटरी पैक्स जो होते हैं उनकी कीमतें लगातार गिर रही हैं पिछले कुछ सालों में और डिक्रीज़ हो रहा है। इसका कारण है कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बन रही हैं और डिमांड भी बढ़ रही है लिथियम आयन बैटरीज़ की। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आ रहा है बड़े बड़े मैन्युफैक्चररों के बीच में, इसलिए भी प्राइसेस कम आ रही हैं। रॉ मटेरियल जो है 60% कॉस्ट होता है बैटरी पैक का और रिडक्शन करना कीमतों में बहुत कम है क्योंकि रॉ मटेरियल की तो कीमत उतनी ही है। भारत के सिनेरियो में टू व्हीलर्स को इसमें लीड करना है। नीति आयोग के हिसाब से 79% व्हीकल जो भारत के सड़कों पे हैं वो टू व्हीलर हैं और 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं जो कि 10 लाख से कम है वो 4% और 12% है। 3 व्हीलर्स 4% और 10 लाख से कम कीमत की गाड़ियाँ 12%। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अडॉप्शन शुरू किया जाएगा टू व्हीलर्स द्वारा, ना कि गाड़ियों द्वारा, क्योंकि इंडिया का मोबिलिटी मार्केट टू व्हीलर से ही चलता है। टू व्हीलर्स जो हैं उनको छोटी बैटरी की ज़रूरत होगी गाड़ियों से, इसलिए पूरी कीमत जो व्हीकल की है वो कम हो जाएगी। बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनकी भी आगे बढ़ने की व्यवस्था है। अभी हम लोग सेल इंपोर्ट करते हैं और असेंबल करते हैं बैटरीज़ में, और क्योंकि जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका सेटअप करने के लिए काफ़ी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है, नई जो मशीनें खरीदनी है उसका पैसा। लेकिन जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है भारत में वो ग्रो करने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रो करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं, उसमें भी और काम करने की ज़रूरत है। अभी जो भारत की इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वेंशनल सोर्सेस से बन के निकलती है। 2018-19 में 90% भारत की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ था वो कन्वेंशनल सोर्सेस से हुआ था, जिसमें कोयला सबसे ज़्यादा है, और 10% जो हुआ था वो रिन्यूएबल सोर्सेस से, जिसमें सोलर, विंड और बायोमास। इससे पता चलता है कि लिथियम आयन बैटरीज भी प्रीडोमिनेंटली कन्वेंशनल पोल्यूटिंग सोर्सेज यूज़ करती हैं टेक्नोलॉजी को पावर करने के लिए। ये रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है रिन्यूएबल से बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ सालों में, और भी ज़्यादा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे कि कोल ये सब कम हो। ये इसका कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पावर करने के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज की ज़रूरत है, तभी वो सस्टेनेबल हो सकता है, नहीं तो कोयला ही यूज़ हो रहा है यहाँ भी। इसके अलावा 19 लाख लोग जो एनआरसी से एक्सक्लूड हुए वो कौन थे? अभी जो फाइनल लिस्ट आई है एनआरसी की उसमें लगभग 19 लाख लोग नॉर्थ ईस्ट आसाम के लोग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सिटीजनशिप से बाहर हो गए हैं। एनआरसी एक राज्य की जो है वो उस राज्य के इंडियन सिटीजन्स की एक लिस्ट है। ये 1951 में बनाई गई थी, ये पता करने के लिए कि असम में कौन पैदा हुआ और भारतीय है, और उसके अलावा कौन लोग माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश में आए। ये लिस्ट है उन लोगों की जो प्रूव कर सकें कि वो 24 मार्च 1971 से पहले असम में आए थे, उस दिन से पहले जब तक बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस नहीं अपनी घोषित कर दी थी पाकिस्तान के साथ। ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये है कि अनअबेटेड माइग्रेशन जो बांग्लादेश से हो रहा है वो रोका जाए, और इसलिए कि क्रेडेंशियल्स जो बोनाफाइड सिटीज़न हैं उनके तय किए जा सकें फॉरेनर्स के अलग। आसाम भारत का इकलौता राज्य है जो ऐसा करता है। एनआरसी पहली बार अपडेट की गई है 51 के बाद से। एनआरसी के अपग्रेडेशन का बैकग्राउंड ये है कि ये 2013 में शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट के वॉच के अंदर, और आसाम में ये बाकी जगहों से अलग है, और रूल 4A जो है
जो कि शेड्यूल जो सिटीज़नशिप का है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 के उसके तरीके से है। ये रूल जो हैं, कट ऑफ डेट जो थी मिडनाइट 24 मार्च 1971 की, जो आसाम अकॉर्ड 1985 में था, उसके हिसाब से चलता है। आसाम की एनआरसी का जो पहला ड्राफ्ट था, कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से रजिस्ट्रार जनरल भारत का पब्लिश करता है लिस्ट 31 दिसंबर 2017 को, जिससे कि इंडियन सिटीज़न जो आसाम में रह रहे हैं उनको इलीगली माइग्रेंट जो आए हैं उनसे अलग किया जा सके। इसमें 1.9 करोड़ 1,90,00,000 लोग बाहर रह जाते हैं 3,29,00,000 में से जिन्होंने अप्लाई किया था। तो इसके बाद दूसरा ड्राफ्ट आता है। जुलाई 2018 को एक ड्राफ्ट पब्लिक होता है जिसमें 2.89 करोड़ रेजिडेंट को इंक्लूड किया जाता है इंडियन सिटीज़न में, और 40 लाख लोग बाहर रह जाते हैं। जो लोग बाहर छोड़ दिए जाते हैं उनको कंप्लेंट फाइल करने का मौका मिलता है इंक्लूजन के लिए, और वो लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं किसी के खिलाफ जो कि उन्हें लगता है कि गलत उसको ऐड किया गया था। फिर एडिशनल लिस्ट निकल के आती है जिसमें लोग एक्सक्लूड हुए थे। जून 2019 में एक और 1 लाख लोग, जो इनिशियली 2,89,00,000 लोग जो थे जो कि ड्राफ्ट में आए थे, उनको भी रिमूव कर दिया जाता है वेरिफिकेशन के बाद। फिर क्लेम फाइल किए जाते हैं इस एक्सक्लूजन के खिलाफ। तो 36 लाख लोग जिनको कि एक्सक्लूड किया गया था वो क्लेम फाइल करते हैं एक्सक्लूजन के खिलाफ, जबकि 4 लाख रेजिडेंट अप्लाई नहीं करते हैं। फाइनल एनआरसी जो निकल के आती है वो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड सारे लोगों का एक फाइनल चिट्ठा है। वो 19 लाख लोग जो अब एक्सक्लूड हो गए हैं एनआरसी से, उनके साथ क्या होगा? उनको अपील करनी पड़ेगी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाके, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल कोर्ट है, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने 120 दिन का समय दिया है अपील करने के लिए, और जो लोग एक्सक्लूड कर दिए गए एनआरसी में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उनके इंसिस्टर्स आसाम में रह रहे थे 24 मार्च 71 से पहले। और भी अन्य डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट और लैंड रिकॉर्ड, वो भी एडमिसिबल हैं अगर वो इस कट ऑफ डेट से पहले बने हैं। अगर कोई आदमी नहीं प्रूव कर पाता है अपनी आइडेंटिटी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में और हायर कोर्ट्स में भी, तो उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है और डिटेंशन सेंटर में भेजा जा सकता है। लेकिन डिटेंशन सेंटर में भेजने के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं इतने सारे लोगों को बहुत कम हैं। अगर डिपोर्ट या डिटेन नहीं किया जाता है किसी कैंप में, तो उन लोगों को ऑफिशियली नॉन सिटीजन्स मान लिया जाएगा। फिर एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है एफटी, ये आसाम में पहला बना था 1964 में, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के हिसाब से। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो लीगल स्टेटस जो सस्पेक्टेड फॉरेनर्स हैं आसाम में उनका पता कर सकें। की चैलेंजेस उनके सामने हैं कि जो कोर्ट हैं वो बहुत कम हैं, उन पे बर्डन ज़्यादा होगा, वो एग्जॉस्टिव हो जाएंगे, जैसे जैसे अपील पीरियड कम होगा केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और क्लॉग हो जाएगी पूरी प्रोसेस। डिपोर्टेशन बहुत अनसर्टेन है क्योंकि कोई एक देश इतने सारे लोगों को दूसरे देश में डिपोर्ट कर पाना और दूसरा देश उसे एक्सेप्ट करे कि वो सिटीज़न हैं उसके या इलीगली गए थे उधर। बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया है कि उसके लोग माइग्रेट करते हैं आसाम में। भारत की कोई ट्रीटी भी नहीं है बांग्लादेश के साथ जो फैसिलिटेट करे ऐसा कोई डिपोर्टेशन, और कोई विजिबल रिसेंट एफर्ट्स नहीं है भारत द्वारा इस तरह के मैटर को बांग्लादेश के सामने पुश करने के। इंडिया की पॉलिसी स्टेटलेस लोगों के लिए पहले से ये रही है कि कोई फिक्स्ड पॉलिसी है ही नहीं। एक लौता एस्पेक्ट है जो क्लियर है कि स्टेटलेस जो लोग हैं उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। अभी तक के लिए कुछ क्लियर नहीं है कि राइट टू वर्क, हाउसिंग, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन क्या क्या हैं। भारत में स्टेटलेस होना रेफ्यूजी होने के बराबर नहीं होता है। रेफ्यूजी होना क्या होता है? इंडिया में तिब्बत, श्रीलंका से तमिल लोग और तिब्बत और वेस्ट पाकिस्तान से कई रेफ्यूजी आए हैं। इनमें से वो रेफ्यूजी जो वेस्ट पाकिस्तान से आए हैं उनके पास लोकसभा के इलेक्शन के लिए वोट करने का राइट होता है, लेकिन असेंबली पोल्स में वोट करने का राइट नहीं होता है। तिब्बत से आए हुए लोगों के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है इंडियन सिटीजनशिप, जिसमें कि एक राइडर है कि वो तिब्बतन सेटलमेंट से बाहर आ जाएं और वो जो रेफ्यूजी बेनिफिट्स उनको मिलते थे वो छोड़ दें। तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2014 निकलती है, वो कुछ राज्य में अडॉप्ट की जाती है जिससे कि रेफ्यूजीज़ को एलिजिबल किया जाता है कि और उन्हें कुछ बेनिफिट मिलें जैसे लेबर, राशन, हाउसिंग और लोन्स।
सिटीजनशिप 2019 जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसमें क्या कहा गया है कि वो सिटीजनशिप देता है इमिग्रेंट्स को 6 नॉन मुस्लिम फेथ के जो हैं और 3 देशों से, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आते हैं। बिल लैप्स हो गया है लेकिन वो रीइंट्रोड्यूस किया गया और फिर जब उसे रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा बाद में, अभी तक तो नहीं किया गया था, अगर तब वो बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा और जो हिंदू लोग हैं बांग्लादेश के वो एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप के लिए। अगर इनिशियली उन्हें डिटेक्ट किया जाता है इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह भी, तब भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जो मुस्लिम जो इलीगली एंटर किए हैं बांग्लादेश से, उनको इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। बिल को प्रोटेस्ट झेलनी पड़ी है आसाम में, क्योंकि वो एनआरसी के ऑब्जेक्टिव के खिलाफ जाता है जिसमें कि सारे इलीगल इमिग्रेंट्स की बात होती है। बिल का कुछ भी फेट हो, लेकिन एक बहुत लंबा बैटल होने वाला है जिसमें कि जो लोगों को एक्सक्लूड किया गया है एनआरसी में, लेकिन वो इंडियन सिटीजन अपने आप को कहते हैं, उनके लिए 1985 में जब आसाम अकॉर्ड हुआ था तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत सारी हुई और पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस बढ़ा। एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट चला 1980 की शुरुआत में। आसाम अकॉर्ड 85 में साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया जाता है सेंटर और ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू द्वारा। इसके बाद जो फॉरेनर्स जो आसाम में आए थे 1951 से 61 के बीच में, उनको पूरी सिटीजनशिप दे दी जाती है, राइट टू वोट दे दिया जाता है। लेकिन जो 61 से 71 के बीच में आए थे उनको वोटिंग राइट नहीं दिए जाते हैं 10 साल के लिए, लेकिन बाकी सारे राइट्स जो सिटीजनशिप के हैं वो मिलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा ये जो अकॉर्ड है ये भी इंश्योर करता है कि सेफगार्ड हो जाएं सारे कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और आसामीज पीपल का हेरिटेज बचा रहे। इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स जो हल्के में लिए जा रहे हैं, अमेज़न का फॉरेस्ट में फायर लगना। ब्राज़ील के अमेज़न फॉरेस्ट जो हैं उसमें कई डज़न फायर्स लगती रहती हैं, ज़्यादातर इंटेंशनली होती हैं जो लॉगर्स करते हैं और बाकी जो है फॉरेस्ट लैंड को ज़्यादा यूज़ कर पाने के लिए। यूरोपियन लीडर और सिविल सोसाइटी कई जगहों पे ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं ब्राज़ीलियन पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए जो इस तरह की फायर्स को इनकरेज करती हैं। इसके रिस्पॉन्स में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने ये कहा है कि ये इंटरनल मैटर है, ब्राज़ील ऐसा कर सकता है। यूएस विड्रॉ करता है पेरिस एग्रीमेंट में से। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉ करते हैं यूएस के जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट किया जाता है कि ये यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। इसका भी इम्पैक्ट होता है पॉलिसीज़ में। दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट रिजर्व्स को जलाना और दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर जो है उसका विड्रॉल इस तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में से ये जस्टिफाइड नहीं है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार ट्रांसेंडेंट करते हैं नेशनल बाउंड्रीज़ को और सारे क्रीचर्स को जो पृथ्वी पे हैं। जब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट इफ़ेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, तो कई सारे यूरोप के जो शहर हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्रीनलैंड में जो पहले कभी किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। लैंड का इम्पोर्टेंस पता चलता है। लैंड जो है लोगों के जीवन का एक हिस्सा होती है, वो फूड, वाटर, लाइवलीहुड, बायोडाइवर्सिटी और अन्य कई बेनिफिट देती हैं इकोसिस्टम से। लैंड यूज़ काफ़ी ख़राब है, वो सारे एस्पेक्ट्स जो हैं पृथ्वी के उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। लैंड यूज़ इंटरलॉक्ड है कई और एस्पेक्ट्स के साथ। पुअर लैंड मैनेजमेंट के कई दशक बीत चुके हैं। एग्रीकल्चरल सिस्टम की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसमें, जिसमें कि सॉइल डिप्लीट हो गई है, हेवी यूज़ केमिकल का हुआ उसकी वजह से। फार्म्स काफ़ी कम बचे हैं, कोई फ्रेंडली इंसेक्ट्स नहीं उसमें रहता है। मोनोकल्चर की वजह से रिडक्शन हुआ है इंडिजिनस क्रॉप की वैरायटी में। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ है। फार्म रन ऑफ्स जो पोल्यूटेड होते हैं उनकी वजह से वाटर बॉडीज़ कंटामिनेट हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। लैंड यूज़ पैटर्न जो है उसमें जीएचजी एमिशन बढ़ाने की वजह से जीएचजी एमिशन वो बढ़ा रहा है। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेस के एक्यूमुलेशन का एटमॉस्फेयर में। चेंजेस जो होते हैं लैंड यूज़ पैटर्न में उनका काफ़ी हैवी कंट्रीब्यूशन होता है इस सब में। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अन्य लैंड यूज़ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लगभग 23% टोटल एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का जो 7 से 16 तक हुआ वो रहता है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और डेजर्टिफिकेशन मेन कारण हैं क्लाइमेट चेंज के। आईपीसीसी रिपोर्ट जो क्लाइमेट चेंज पे आई और लैंड पे वो ये कहती है
कि स्पेशल रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज और लैंड पे। ये डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और ग्रीन हाउस गैस फ्लक्सेस जो आ रही हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में, इस बारे में बात करती है। लैंड के सस्टेनेबल यूज़ के बारे में कहती है कि जब तक कि लैंड को मैनेज नहीं किया जाता सस्टेनेबल मैनर में, तो काफ़ी कम चांस है कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी क्लाइमेट चेंज आगे। और ज़्यादा सस्टेनेबल सिस्टम तक पहुंचने के लिए काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है। लैंड को बेटर मैनेज करना पड़ेगा फार्मिंग के लिए, जिससे कि काफ़ी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उसमें ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कि एमिशन रुक पाए और रेजिलियंस वार्मिंग के सामने हम लोग दे पाएँ। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जब तक लैंड का मैनेजमेंट सस्टेनेबल मैनर में नहीं होगा तो काफ़ी डिमिनिशिंग चांस है कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर पाएगी, क्लाइमेट चेंज वो कम ही होता जाएगा। रिपोर्ट ऐसा कहती है कि अवॉइड करना ग्रासलैंड से क्रॉपलैंड का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज़रूरी है। इक्विटेबल मैनेजमेंट होना चाहिए पानी का एग्रीकल्चर में, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एग्रो फॉरेस्ट्री और लोकल और इंडिजिनस सीड वैरायटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए जो कि ज़्यादा टेम्परेचर झेल पाएँ। सॉयल कार्बन और सैलिनाइजेशन रिड्यूस करने के लिए भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी ये रिकमेंड करती है रिपोर्ट। सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, सस्टेनेबल फूड सिस्टम बनाने हैं जिसमें कि फूड वेस्ट कम किया जा सके, जो कि जो टोटल फूड प्रोडक्शन है उसका 1/4 वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा लोकली ग्रोन फूड खाना और मीट कंजम्पशन कम करना, ये भी सस्टेनेबल फूड है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि डिफॉरेस्टेशन ख़त्म किया जा सके, मैंग्रोव्स को कंजर्व किया जा सके, पीटलैंड को और अन्य वेटलैंड्स को भी कंजर्व किया जा सके। लैंड मैनेजमेंट भी सस्टेनेबल तरीके से अगर की जाती है तो उससे कई सारे स्ट्रेसर्स जो इकोसिस्टम और सोसाइटी पे हैं वो हट जाते हैं। इसकी वजह से सोसाइटी ज़्यादा अच्छा अडेप्ट कर पाएगी वार्मर क्लाइमेट्स को और अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर पाएगी। लैंड यूज़ पॉलिसी में मार्केट्स की और ज़्यादा अच्छी एक्सेस अगर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिले, विमेन फार्मर एम्पावर हों, एग्रीकल्चरल सर्विसेज एक्सपैंड हों और लैंड टेन्योर सिस्टम और स्ट्रेंथन हो, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब एक नए टेम्पलेट की ज़रूरत है इस ट्रांसनेशनल चैलेंज जो आ गया है क्लाइमेट चेंज का, उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है कि एक नया प्लानिटरी एथिक्स शुरू किया जाए जो सपोर्ट करता हो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स जो हैं फ्यूचर के लिए, सस्टेनेबल अर्थ बनाने के लिए। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं प्लानट का हिस्सा होना, तो हम लोग प्लानट को डिस्ट्रॉय ही कर देंगे फ्यूचर में पक्का। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड ने ये कहा है कि 1 सितंबर से जो बैंकिंग डिटेल्स हैं इंडियंस की जिनके स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट हैं वो अवेलेबल किए जाएंगे भारत की टैक्स अथॉरिटीज़ को। ये चेंज आया है पोस्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज जब से इन्फॉर्मेशन का रिजीम शुरू हुआ है, जो 1 सितंबर से होगा दिन दोनों देशों के बीच में। इंडिया को फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैलेंडर ईयर 2018 की जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं इंडियन रेजिडेंट्स के स्विट्ज़रलैंड में उसकी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है बैंक अकाउंट्स की वो 2018 से पहले की नहीं मिल पाएगी, ये कैलेंडर ईयर 18 की मिलेगी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इसका बैकग्राउंड है कि 2016 में स्विट्ज़रलैंड और भारत ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया था जो इंट्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI को टैक्स मैटर्स पे रेसिप्रोकल बेसिस में। दोनों ही देश ये प्लान करते हैं कि वो डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे ग्लोबल AEOI के हिसाब से 2018 के, और 2019 से उसका भी एक्सचेंज शुरू कर देंगे। इस एग्रीमेंट के अंदर जो दोनों ज्यूरिसडिक्शंस हैं ये एक दूसरे को बताएंगे रेलेवेंट डेवलपमेंट जो होगा OECD के कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन में और उसके जो डोमेस्टिक लॉज बनते हैं उसके सब्सिक्वेंट। 3 साल तक डिक्लाइन करने के बाद जो पैसा पार्क किया गया भारतीयों का स्विस बैंक में वो 50% बढ़ गया स्विस फ्रैंक में। CHF जो करेंसी है मतलब कि 1.02 बिलियन हो गया, माने कि 7,000 करोड़ हो गया 2017 में 2016 के मुकाबले। ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये इस तरह की जो हिडन वेल्थ है इंडियंस की उसको उजागर करेगी। स्विस बैंक अकाउंट हमेशा से ही स्ट्रिक्ट लोकल रूल्स और सीक्रेसी के अंडर रहे हैं गवर्नमेंट की,
ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा गवर्नमेंट का ब्लैक मनी के खिलाफ की लड़ाई में, और जो स्विस बैंक सीक्रेसी का एरिया था उसके ख़त्म होने को भी ये दर्शाता है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS जो एक ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI का, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने शुरू किया है। ये आइडिया बेस्ड है US फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट FATCA के हिसाब से और उसके सब्सिक्वेंट जो एग्रीमेंट्स हैं। CRS के अंतर्गत जो जुरिस्डिक्शन है उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मौका मिलता है और ऑटोमेटिकली एक्सचेंज उस इंफॉर्मेशन का करना बाकी दूसरे देशों पे एनुअली, ये CRS का पार्ट है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाता है कि वो रिपोर्ट करें अलग अलग टाइप के अकाउंट जो टैक्स पेयर कवर करते हैं और कॉमन ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर जो फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। CRS का पर्पज़ ये है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग मिल पाए फाइनेंशियल एसेट्स की जो बाहर रखे गए हैं रेजिडेंट्स द्वारा, और ऑफ शोर टैक्स एवेजन अगर कोई कर रहा है तो उसको लड़ा जा सके, और एक मिनिमम सेट ऑफ स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क मिल जाए एफिशिएंसी बढ़ाने का और कॉस्ट कम करने का जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI जो है वो एक स्टैंडर्ड है टैक्स मैटर्स के लिए जो OECD और G20 ने डेवलप किया है, और अन्य जुरिस्डिक्शन ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री का भी उसमें रोल है। ये काफ़ी सिमिलर है जो IGA का मॉडल 1 था, मॉडल 1 IGA जो था जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं FATCA को इम्प्लीमेंट करते समय। जो स्टैंडर्ड ये है ये रिक्वायर करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट करें इन्फॉर्मेशन अपने अकाउंट्स की जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के पास हैं, जिसमें कि ट्रस्ट और फाउंडेशन दोनों आते हैं। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिक्योरली ट्रांसमिट करे ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट होल्डर की कंट्रीज़ को, और जहाँ पे वो रहते हैं एनुअली बताया जाए। ये AEOI के डिटेल्स ये हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो ये चाहता है कि डिपॉजिट टेकिंग बैंक्स जो हैं वो रिपोर्ट करें, लेकिन कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ आती हैं और इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं वो सब भी रिपोर्ट करें। ये जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ये अकाउंट बैलेंसेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेल, रिडेम्पशन प्रोसीड्स जो फाइनेंशियल एसेट से हुआ सब कुछ इसमें आता है। इसके कंप्लीशन और एक्यूरेसी को पक्का करने के लिए ये स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसीजर कैसे फॉलो करने चाहिए। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स के आगे निकल के आते हैं। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इससे गवर्नमेंट ये पता कर पाएगी कि अनडिटेक्टेड टैक्स एवेजन जो पहले किया गया था और जो टैक्स रेवेन्यू जो लॉस कर दिया गया था नॉन कंप्लायंट टैक्स पेयर्स द्वारा वो रिकवर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एफर्ट है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कोऑपरेशन और अकाउंटेबिलिटी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लॉ एडमिनिस्ट्रेशंस में वो भी और स्ट्रेंथन होता है। इसके अलावा AEOI एक सेकेंडरी बेनिफिट भी निकाल के देगा जिससे, क्योंकि वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर जो है कंसील्ड एसेट के वो भी बढ़ेंगे, जिससे कि टैक्स पेयर इनकरेज होंगे कि वो रिपोर्ट करें अपनी सारी रेलेवेंट जानकारी। OECD के बारे में बताते हैं। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 36 देश आते हैं, 1961 में बनी है, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए बनी है। ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑब्जर्वर है। ये एक प्लेटफॉर्म देती है कंपेयर करने के लिए पॉलिसी एक्सपीरियंसेस, कॉमन प्रॉब्लम के जवाब ढूंढते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है मेंबर्स की। ज़्यादातर जो OECD मेंबर हैं वो हाई इनकम इकोनॉमी है जिसमें काफ़ी हाई HDI है और डेवलप्ड नेशन इन्हें माना जाता है। 2017 तक OECD मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो लगभग 62.2% ग्लोबल नॉमिनल GDP का अपने पास रखते हैं, 42.8% ग्लोबल GDP जो परचेजिंग पावर पैरिटी में है वो भी इन्हीं के लोगों में आती है। इंडोनेशिया ने अनाउंस किया है कि उसका ये प्लान है कि वो अपनी कैपिटल जो है क्लाइमेट थ्रेटन्ड मेट्रोपोलिस जकार्ता की जो है वहाँ से हटा के बोर्नियो के आइलैंड में ले जाएगी, जो कि दुनिया के सबसे महान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का घर है। कैपिटल चेंज करने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई कि जकार्ता जो है वो आर्किटिपिकल एशियन मेगा सिटी है जहाँ 10 मिलियन या 30 मिलियन तक लोग हैं ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपने।
वो अर्थक्वेक्स और फ्लडिंग के प्रोन है, वहाँ पे काफ़ी कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर हैं, नदियाँ हैं। जकार्ता के कुछ हिस्से सिंक कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर या 10 इंच प्रति वर्ष, और आधा जो है वो बिलो सी लेवल पहुँच चुका है जकार्ता। पोल्यूशन की, ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इस कोस्टल शहर में, जिसकी वजह से राइजिंग सी लेवल से भी ये वैसे भी झेल रहा है। रीलोकेशन का मतलब है रिड्यूस करना जकार्ता पे बर्डन। वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम वैसे ही फेस कर रहा था, जैसे एयर क्वालिटी ख़राब होना, ट्रैफिक, ग्रिडलॉक्स और फ्लडिंग। जकार्ता सिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि 40% की जकार्ता की जो ज़मीन है वो सी लेवल के नीचे आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो शहर का मेनलैंड स्पैन है वो अलूवियल लोलैंड में पड़ता है। उसका एलिवेशन 7 मीटर है समुंदर से ऊपर। इसकी और इसके साथ ही रिलेंटलेस कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है शहर में, उसकी वजह से पानी जो है वो सीप नहीं कर पा रहा है ग्राउंड में कई जगहों पे, जिसकी वजह से इंक्रीज रन ऑफ्स हो रहे हैं। जकार्ता को मार्शेस के ऊपर बनाया गया था, जो कि पहले से ही कुछ मीटर नीचे थे सी लेवल के, इसीलिए यहाँ पे सबमर्ज हो जाने की भी डर रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी के जो लेवल हैं जावा सी में वो बढ़ते जा रहे हैं और वेदर इवेंट्स भी और एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। शहर लगातार सिंक कर रहा है, अनकंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का वहाँ पे, क्योंकि जकार्ता में एडिक्वेट पाइप्ड वाटर भी नहीं है। इस सब के साथ साथ ये एक कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट चेंज, हैवी कंजेशन जो शहर में है, और इस सब के साथ शहर बरी होता जा रहा है 25 सेंटीमीटर ग्राउंड में हर साल। इसका कैपिटल का रिलोकेशन अगर किया जाता है, अभी उसका नाम तो नहीं रखा गया है, ये 1,80,000 हेक्टेयर एरिया पे बनाई जाएगी, जो कि जकार्ता का 3 गुना साइज़ होगा। इसका कैपिटल रिलोकेशन की जो टोटल कीमत लगेगी वो लगभग 32.7 बिलियन यूएस डॉलर की लगेगी। ये जो रिलोकेशन है, जो इससे जकार्ता पे प्रेशर कम करने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस 1000 किलोमीटर दूर कलिमंतान में भेजे जा रहे हैं, जो कि बोर्नियो आइलैंड का इंडोनेशियन पोर्शन है, और वो आइलैंड वो मलेशिया और ब्रुनेई के साथ शेयर करते हैं। जो नई कैपिटल सिटी बनने जा रही है, जिसका कि अभी नाम नहीं रखा गया है, वो एक बहुत बड़े आर्चिपेलागो के बीच में होगी, बिल्कुल बीच में होगी इस देश के, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कंप्लीट भी हो गया है वहाँ का, क्योंकि ये बालिकपापन और सामारिंडा शहरों के पास पड़ता है। कई सारे राष्ट्रपति विडोडो से पहले के जो थे, उन्होंने भी ऐसे सजेशन दिए थे, और इंडोनेशिया के जो फाउंडिंग फादर और पहले प्रेसिडेंट सुकर्नो थे, उन्होंने भी एक बार प्लान किया था कैपिटल रीलोकेट करने का पलांगकराया में, जो सेंट्रल कालिमंतान प्रोविंस में पड़ता है। इस तरह आप नक्शे में देखिए कि जकार्ता कहाँ पे है, कालिमंतान कौन से एरिया को कहते हैं, जिसमें मलेशिया और ब्रुनेई का भी हिस्सा आता है, और सामारिंदा और बालिकपापान कहाँ पे हैं, और उनके पास ही नई राजधानी कहाँ पे बनेगी। और ये पूरा जावा सी और ये जो एरिया साउथ ईस्ट एशिया का है, ये दुनिया के और भारत के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। इसके बाद कालिमंतान के बारे में बात कर देते हैं कि ये एक इंडोनेशियन सेक्शन है बोर्नियो का, और ये जो आइलैंड है ये मलेशिया ब्रुनेई के साथ शेयर किया जाता है। एक समय पे ये कम्प्लीटली कवर्ड था रेन फॉरेस्ट से, लेकिन इलीगल लॉगिंग जो हुई यहाँ पे, इसकी वजह से ओरिजिनल ग्रोथ यहाँ से हट गई। यहाँ पे लगभग 35 लाख लोग रहते हैं, और कुटाई नेशनल पार्क इसके चारों ओर है, जो अपने ओरंगुटान्स के लिए फेमस, और भी अन्य प्राइमेट्स और मैमल्स वहाँ पे होते हैं। ईस्ट कालिमंतान को इसलिए चुना गया क्योंकि काफ़ी जो स्टडीज़ की गई पिछले 3 साल में, इसमें ये चॉइस निकल के आई बोर्नियो के ईस्टर्न आइलैंड में। यहाँ पे कोई नेचुरल डिसीज़ का भी पुराना इतिहास नहीं है, और जो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट है वो यहाँ का काफ़ी लैंड एरिया वैसे ही खरीद चुकी है। जो टेरेन है यहाँ का फ्लैट है, और वाटर रिसोर्सेज भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हैं। इसके बाद नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग एजेंसी जो बापेनास है इंडोनेशिया की, वो एक ड्राफ्ट बिल तैयार करेगी, जिसमें कि रीलोकेशन जो कैपिटल की होनी है उसकी प्रोसेस लिखी होगी, और जो प्लानिंग है जो कि शुरू हो जाएगी 2020 के वो ख़त्म कर दी जानी है 2020 के अंत तक। नया कैपिटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 से 3 साल लेगा, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे जकार्ता से वहाँ जाने लगेंगे 2023-24 में। नया कैपिटल जो है वो सेंटर की तरह काम करेगा गवर्नमेंट के, जबकि जकार्ता वैसे इंडोनेशिया का बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर बना रहेगा। ये जो रिलोकेशन है ये फंड किया जाएगा 19% गवर्नमेंट द्वारा, वो प्राइवेट, और बाकी जो है प्राइवेट पार्टनरशिप्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द्वारा।
इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट का डिसीजन कि 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स को मर्ज करके 4 लार्ज एंटिटी और लेंडर बनाने हैं। इस टॉपिक का थीम ये है कि वो देख लेते हैं बैंक कंसोलिडेशन सितंबर 2019 में किस तरह से हुआ। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नई कमोडिटी का नाम पंजाब नेशनल बैंक हो गया। सिंडिकेट बैंक का मर्जर किया गया कैनरा बैंक के साथ, एक नया कैनरा बैंक बन के आया। आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर हुआ यूनियन बैंक के साथ, और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। बैंक कंसोलिडेशन का इतिहास क्या है कमिटीज़ से, वो भी देख लेते हैं। मेडाबोलू नरसिम्हन कमेटी 1991 में बनती है, मनमोहन सिंह जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है 91-92 की। कमेटी ये सजेस्ट करती है कि एक नया बैंकिंग स्ट्रक्चर भारत में होना चाहिए, और उसके अलावा और भी चीज़ें बताती हैं कि बैंकिंग सिस्टम में 3-4 लार्ज बैंक जो हैं टॉप पे, उनको ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए उनकी साइज़ के हिसाब से, और 8 से 10 जो नेशनल बैंक हैं वो लोकल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को केटर करें, और एक बॉटम टीयर कंसिस्ट किया जाए लार्ज नंबर ऑफ रीजनल और लोकल बैंक्स का। कमेटी फेवर करती है मर्जर का, जिससे कि साइज़ और स्ट्रेंथ ऑपरेशन हर एक बैंक का बड़ा किया जा सके। कंपनी ये भी रिकमेंड करती है कि शट डाउन कर देने चाहिए वीक बैंक जो हैं, और उनको मर्ज नहीं करना चाहिए स्ट्रॉन्ग वालों के साथ, जो कि अभी किया जा रहा है। उसके अलावा जो हर एक मेजर कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की है वो यही सजेस्ट करती है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए बैंक का, और नंबर ऑफ़ बैंक रिड्यूस कर देने चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा कमिटीज़ हैं कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी से जुड़ी हुई, जो SS तारापोल की 97 की कमेटी थी। वर्मा कमेटी 99 की है, वो रिकमेंड करती है कंसोलिडेशन और पूलिंग करनी चाहिए स्ट्रेंथ की, ऐसा भी कहती है, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हों। इसके बाद 2007 की पर्सी मिस्ट्री कमेटी या 2008 की रघुराम राजन कमेटी भी यही बात करती है। फ़ायदा क्या होगा बैंक मर्जर से? बैंकों को ऑप्टिमल यूज़ करने का मौका मिलेगा अपनी कैपिटल का, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो लार्ज साइज़ बैंक हैं वो बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स और शिफ्ट्स के लिए भी। बड़ी एंटिटी जो हैं वो compete बेहतर करवाएंगी प्राइवेट बैंक्स और ग्लोबल बैंक्स के साथ भी। ये स्केल फैक्टर, इससे ये भी मदद होगा कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा कर पाएंगे, जहाँ पे उनका प्राइवेट सेक्टर के सामने काफ़ी बुरा अभी तक है। बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो है बैंक की वो भी और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी इस प्रक्रिया के बाद। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा है कि रिकैपिटलाइजेशन का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है 25वें बैंक में, उन सबको कैपिटल देता है नंबर ऑफ़ बैंक रिड्यूस करने की वजह से, जिससे कि एक मैनेजेबल काउंट रह जाएगा। तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन बैंक करता है वो कम करना पड़ेगा प्रोग्रेसिवली, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वेल कैपिटलाइज्ड बैंक बन के आएंगे। जो बैंक की नीड्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा सर्व कर पाना, ये कंसोलिडेटेड बैंकिंग एंटिटी जो बन के आएगी वो ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगी ग्रोइंग बैंकिंग नीड्स जो हैं देश की पॉलिसीज़ से जुड़ी हुई वो कर पाने में। मॉनिटरिंग और कंट्रोल ज़्यादा आसान हो जाएगा गवर्नमेंट को फोकस करने में, क्योंकि उन्हें अब कम बैंक्स पे फोकस करना है जितना पास्ट में करना था उससे। इसमें मर्जिंग में क्या क्या कंसर्न और चैलेंजेस हैं? रेजिस्टेंस का प्रोस्पेक्ट है, स्टाफ और यूनियंस इसको रोकेंगी मर्जिंग को। कल्चरल फिट की समस्या है, कल्चर अलग अलग होता है बैंकों का, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा स्टाफ्स का, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी मर्ज्ड एंटिटीज़ में। कल्चरल फिट का मतलब है कि जो दो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ के कल्चर्स अलग अलग होते हैं, और ये एक समस्या बन सकती है इफ़ेक्टिव ब्लेंडिंग में मेंबर्स की दोनों बैंक के। सर्विसेज का डिटीरियोरेशन या डिसरप्शन, आज अभी कुछ अगले दिनों तक तो ऐसा दिखेगा कि कम ऑप्शन बचेंगे कस्टमर्स के पास, पर्सनल टच कम हो जाएगा जो अभी मिड साइज़ और छोटे बैंकों के पास था उससे। कंबाइंड बैंक लोन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे मर्जर की वजह से। सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो बन रहे हैं, टू बिग टू फेल जिन्हें कहा जाएगा, इनकी वजह से जो बेल आउट का प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में आ जाएगा वो गवर्नमेंट को बहुत हर्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी धक्का लगेगा उसकी वजह से। एक्टिविटीज़ में कोई डिसरप्शन ना आए, जैसे कि लेंडिंग मर्जर के बाद भी, उसके लिए बैंक्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी लोन देने में। इस सब की वजह से और ज़्यादा स्लो डाउन आएगा लेंडिंग में, ये तो हम लोग को और भी एक और समस्या है। मर्जर से आरबीआई को क्या फ़र्क पड़ेगा?
ज़्यादा लार्ज साइज बैंक होने की वजह से आरबीआई को इम्प्रूव करना पड़ेगा उसका सुपरविजरी और मॉनेटरी प्रोसेस, जिससे कि रिस्क कम हो पाए। बैंक मर्जर से दुनिया पे क्या पड़ेगा? 50% जो मर्जर हैं वो सक्सीड करते हैं इंटीग्रेशन में और कल्चरल फिट को इशू वो झेलते हैं। तो आगे के लिए हम लोग का रास्ता क्या है कि जो मर्जर ये किया जा रहा है उसको पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए, और जो इकलौता कंसोलिडेशन जो हो रहा है उसी से सब डिफरेंस नहीं आना है इंडियन स्टेट ओन्ड बैंक्स में। और इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल और गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं वो भी हम लोग को एड्रेस करने पड़ेंगे। तो ये था 1 और 2 सितंबर का डेटा। इसके बाद 3 और 4 को बाद में देखें।